आरक्षण को यदि ख़त्म करती तो मैं भी तो शेड्यूल कास्ट से ही आता हूँ, मैं भी तो ऐसी समाज का ही व्यक्ति हूँ, मुझे अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है ये बताइए। उस समय अत्याचार ज़्यादा थे, फिरोजाबाद में थे, पूरे प्रदेश में अत्याचार ज़्यादा थे। जब कहीं की कोई घटना आती थी आप लोगों के माध्यम से तब मालूम पड़ती थी कि इतनी बड़ी घटना हुई है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे, उसको न्याय मिलेगा, शैलेंद्र को न्याय मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। अभी हम आए हैं फिरोजाबाद में क्योंकि अब तो चुनाव का दौर चल रहा है, सरगर्मियां बढ़ गई हैं चुनाव की। लेकिन एक जो कल डिसीजन आया है उससे हो सकता है कि कुछ चुनाव हल्के से डिले हो जाएं, क्योंकि आयोग का गठन करके, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने के बाद ही योगी जी ने कहा है कि हम चुनाव आगे कराएंगे। लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है लोगों से मिलने की, उनकी बातचीत जानने की, उनके सफ़र को जानने की, और बहुत से राजनीतिक लोगों से मिल रहे हैं तो उनके राजनीतिक लोगों के राजनीतिक सफ़र को जानने की, वो कैसे एक सशक्त हस्ताक्षर बन के उभर रहे हैं अपने ज़िले में, अपने राज्य में, और कैसे अपने समाज के लिए, कैसे अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं आगे लगातार नित्य प्रतिदिन। तो हम उसी कड़ी में जनप्रतिनिधियों को आपसे तो मिलाते रहते हैं। उसी कड़ी में मैं फिरोजाबाद में हूँ। फिरोजाबाद में हमारे साथ जो आज खास मेहमान हैं, फिरोजाबाद महानगर के भाजपा से जिला अध्यक्ष राकेश संखवार जी हैं। उनसे हम आज चर्चा करते हैं और पूरी विस्तृत चर्चा करते हैं उनके करियर के बारे में और आगे की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी हम उनसे जानेंगे। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आप यहाँ पे जिलाध्यक्ष हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जो मैंने अभी 2 दिन के फीडबैक में जाना। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप युवाओं की श्रेणी में ही हैं, जैसे आपके बॉडी है उससे, तो राजनीति में आने का, क्योंकि जिस समाज से आप आते हैं, राजनीति जो होती है वो उसके बचपन से सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि नहीं अध्यापक बन जाइए, किसी सरकारी नौकरी में चली जाइए। तो जो राजनीति में आने का मन था या जिस पद पे आप आए हैं, इसकी शुरुआत ज़रा बताइए कहाँ से होती है, कैसे आपको कौन सी घटना ऐसे प्रेरित करी कि नहीं राजनीति में चलना चाहिए? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। मैं 89 में संघ से जुड़ा। संघ का काम करते करते संघ और भाजपा, संघ के कार्यकर्ता भाजपा में भी जब चुनाव का समय आता है तो उस समय काम करते हैं। उसी क्रम में लगातार हम संघ का काम करते रहे। संघ का काम करते करते मैं संघ का विस्तारक रहा, प्रचारक रहा, और यहाँ भी तमाम दायित्वों पर रहा अपने, जैसे महानगर का संपर्क प्रमुख संघ के और सह विभाग कार्यवाह। उसके बाद जब 2014 में जब सरकार भाजपा की सरकार बनी, उसमें भी मेरे पास संघ का दायित्व था। अपने यहाँ जब जिला पंचायत का चुनाव आया, उस समय मेरे मन में आया कि मैं भी राजनीति में जा कर के चुनाव लड़ सकता हूँ। तो हमारे विभागचार्य जी थे एक, तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने भाई साहब मैं संघ से भाजपा में जाना चाहता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। बोले भाजपा में काम करना चाहते तो भाजपा में चले जाओ, तो भाजपा में आ गए। भाजपा में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो वो चुनाव हम जीत गए। उस चुनाव जीतने के बाद फिर मैं यहीं नगर में रहता था, तो यहाँ मैं नगर में भी काम करता था, अपने क्षेत्र में भी काम करता था, तो दोनों जगह काम होते थे। तो उसी क्रम में यहाँ हमारे महानगर अध्यक्ष थे कन्हैयालाल गुप्ता जी, तो मुझे यहाँ महानगर में महामंत्री बना दिया उन्होंने। महामंत्री बनने के बाद फिर लगातार संघ का, भाजपा का काम, समाज का काम करते रहे। तो फिर वो पिछले उसमें आके मैं महानगर अध्यक्ष बन गया। आपके नगर में 2 विधानसभा सीटें लगती हैं शायद, एक आपकी फिरोजाबाद लगती है और एक, देखिए मैं रहने वाला, जो मेरा पैतृक गांव है वो टुंडला विधानसभा में पड़ता है। अच्छा। मैं टुंडला में भी काम, मैं 2017 में टुंडला से मैं टिकट मांगा था, तो मैं टुंडला में भी काम करता था, फिरोजाबाद में भी काम करता था। दोनों आपने इच्छा प्रकट की थी कि हमें दीजिए। तो मैंने दोनों जगह फिरोजाबाद विधानसभा में भी भरपूर काम किया। मैंने पूरा फुल टाइम बन के ही मैं काम करता हूँ संगठन का। ऐसा नहीं है कि मैं, और पूरी निष्ठा के साथ काम किया। उसका परिणाम है कि संगठन ने मुझे इतना सम्मान दिया है, मैं उस सम्मान को अपना सर्वोच्च निछावर करने के बाद भी उसको वापस नहीं कर सकता। अच्छा, 1989 की आप बात कर रहे हैं, 1989 की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ छोटी सी जानना चाह रहे हैं कि आरएसएस
ही आपने क्यों चुनी, मतलब किसी संगठनात्मक रूप से अपने करियर को बढ़ाने के लिए या समाज सेवा करने के लिए? जिस आरएसएस में ऐसा क्या खास दिखा आप में जो आपने उसी को चुना? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक राष्ट्रभक्त संगठन है। उस संगठन में किसी के प्रति कोई भी द्वेष भाव या किसी के प्रति नेगेटिविटी नहीं सिखाई जाती। उस संगठन में आपके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आपका बौद्धिक विकास, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सिखाया। जब हम 89 में मैं जब जुड़ा, जब मैं पढ़ता था उस समय प्राइमरी का छात्र था, तो वहाँ शाखा लगती थी। शाखा में हमारे एक यहाँ फिरोजाबाद से राणा जी थे, वो जाते थे, हम सब लोग बच्चों को सिखाते थे, खेल खिलाते थे। उसके बाद हम सबको सिखाते थे, नई अच्छी शिक्षा देते थे। आपको टाइम से स्कूल जाना है, स्कूल का काम आपको पूरा करना है, अपने माता पिता का सम्मान करना है। ये सब चीज़ संस्कार जो आरएसएस से मिले, उस संस्कारों के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़े। और हम लोग देखिए, कहीं कोई घटना भी होती है तो लोग कहते हैं उस समय, बोले आरएसएस वाले हैं, या नेगेटिव है तब भी उसको जोड़ेंगे आरएसएस वाले। तो हमारा जो संगठन है उसकी जो पहचान है, संस्कारवान, हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी संगठन। उस संगठन में के द्वारा ही हमारी यहाँ तक आने का मेरा माध्यम है। अच्छा, जहाँ तक हम लोग देखते रहते हैं कि अभी वर्तमान का जो दौर चल रहा है, बहुत से लोग ऐसे संगठन हैं जो मेटक्राइस्ट संगठन ज़्यादातर खासकर, वो आरएसएस का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। कह रहे हैं कि नहीं, आरएसएस इस समय बाबा साहब का दिए हुए संविधान पर भी समीक्षा करना चाह रहा है, रिजर्वेशन को भी ख़त्म करने की एक तरीके से पहल कर रही है, आरएसएस ही कर रही है। बहुत से नेता भी उभर के आ रहे हैं, उनको भी छोटा रिचार्ज बोल दिया जाता है कि आरएसएस के जुड़े हुए ये लोग हैं। तो जब ये मानसिकता है आरएसएस की, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं, आरएसएस बिल्कुल राष्ट्रभक्त है या संविधान का समर्थन करने वाला है, रिजर्वेशन का समर्थन करने वाला है? क्योंकि आप भी एक रिजर्वेशन वाले कास्ट से आते हैं। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। यदि आरएसएस या भाजपा संविधान उसको आरक्षण को यदि ख़त्म करती, तो मैं भी तो शेड्यूल कास्ट से ही आता हूँ, मैं भी तो ऐसी समाज का ही व्यक्ति हूँ, मुझे अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है, ये बताइए। भाजपा में कोई जाति, किसी भी जाति और उसका विरोध नहीं है, सबको हम देखिए, जब हम संघ की शाखा पे जाते हैं, संघ का कोई कार्यक्रम होता है, वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, या ठाकुर समाज का व्यक्ति, या संखवा समाज, किसी भी जाति का व्यक्ति है, अपने अपने घर से भोजन के पैकेट लेके आ रहे हैं। सारे पैकेट्स भोजन को हम एक पात्र में इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उसमें से फिर एक व्यक्ति उसको वितरण करेगा, जिसके पास जिसका भोजन आएगा। उसमें ये तो नहीं है कि किसके घर से आया क्या। आरएसएस जातिवादी व्यवस्था को ख़त्म करने का काम करते हैं। हम लोग जो छुआछूत और वो है उसको ख़त्म करने का काम आरएसएस ने किया है। लोग विरोध करने वाले तो विरोध करते हैं, किसी भी आप कितना भी अच्छा काम करिए, यदि आपका कोई विरोधी है तो वो विरोध ही करेगा, वो वैसा आपके साथ अच्छा ही नहीं बताएगा। आपने यदि 100 काम अच्छे किए हैं, 99 काम अच्छे किए हैं, एक काम यदि आपसे कोई गलत हो गया, आप एक काम की चर्चा होगी, 99 काम की चर्चा नहीं होगी। अभी जिस पद पे हैं आप, वहाँ से आपने 2 विधानसभा सीटें जितवाई हैं, दोनों आपके। शिकोहाबाद भी आती है शायद, शिकोहाबाद फिरोजाबाद महानगर में है। हाँ, आपके। और टोडला जो है वो जिले में आती है, ठीक। 2 सीटें तो आपने जिता ली हैं, बढ़िया है एकदम। अब आपके ये मैं जानना चाहूँगा, कितने वार्ड आ रहे हैं आपके, इसमें अभी कितने भाजपा के मेंबर हैं, क्योंकि मैंने इतना ग्राउंड पर कभी नहीं किया यहाँ पे, और अभी नई जिम्मेदारी आपको मेयर की जिताने की है, तो कितने आश्वस्त हैं कि आपको मेयर फिरोजाबाद का बीजेपी से ही होना है? 100% हम मेयर फिरोजाबाद से होगा। वर्तमान में भी मेयर फिरोजाबाद भाजपा का है। आगे जो भी रिजर्वेशन आएगा, जो भी कैटेगरी आएगी, मेयर भाजपा का बनेगा, 100% बनेगा। 100% जी। इसमें 70 वार्ड हैं, 70 वार्ड में हमने जो लक्ष्य रखा है, 50 वार्ड हम जीतने का प्रयास करेंगे। अभी कितने हैं? अभी हमारे जो मेंबर हैं 19 हम जीते थे, बाकी के लोग हमारे साथ शामिल हुए, लगभग 35 मेंबर हमारे साथ, 35 हमारे साथ आधे पे हैं। आधे पे हैं। दूसरा, मक्खनपुर नई नगर पंचायत बनी है, उसमें 15 वार्ड हैं। शिकोहाबाद नगर पालिका, उसमें 20 वार्ड हैं। इस तरीके से पूरा बना है। अच्छा, तो अब भाजपा में है, सरकार में भी हम, तो वहाँ ये फिरोजाबाद सुहाग की नगरी बोली जाती है और चूड़ी का उद्योग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन स्थितियाँ जो मैं देखता हूँ, या अभी मैंने बात करी लोगों से, उन्होंने कहा ना तो बसपा की सरकार में बदली थी, ना वो सपा की सरकार में बदली है, और ना ही भाजपा की सरकार में उन्हें वो उचित मूल्य मिल पा रहा है या वेतन मिल पा रहा है जो कि सरकार से निर्धारित है। तो इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रक्रिया करा रहे हैं आप सब? माननीय योगी जी की सरकार ने, हमारे जो सदर विधायक हैं, उनके प्रयास के द्वारा एक जियो पास हुआ। उस जियो में
जो रेट है, जो 3,000 पे 100 तोड़े पे जो रेट निर्धारित हुआ है, उसमें कहीं न कहीं ऐसी समस्या है जिसको जो भी मज़दूर ये बताता है कि हमें किसी कारखानेदार ने हमें रेट नहीं दिया है, उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। यदि आपको कोई परेशानी है, आपको बताना पड़ेगा। यदि आपके कहीं दर्द हो रहा है तो आपको ये बताओ कि मेरे पीठ में दर्द है या पेट में दर्द है, तब उसको आपको उसकी दवा दी जाएगी। यदि आप अपना दर्द नहीं बताएंगे, जो मज़दूर बताते हैं कि हमको फलाने कारखानेदार के द्वारा या फलाने व्यक्ति के द्वारा हमारा ये हुआ है, उस पर तत्काल जिलाधिकारी महोदय और ELC से कह करके मैं या हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं सब उसका निदान कराते हैं। इन लोगों के लिए कुछ बड़ी योजना है आपके पास कि ये चूड़ी के उद्योग में लगे छोटे कर्मचारी हैं, ये जो घर घर काम कर रहे हैं, तो कुछ बड़ा उद्योग लगाने का या कुछ इस तरीके का कुछ योजना है भाजपा सरकार की? नहीं, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का कार्यक्रम माननीय योगी जी के द्वारा चल ही रहा है। उसमें जो भी हमारे लोग हैं उसमें अपना काम बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट लोन भी देती है, अपना काम आगे कर सकते हैं। कर रहे हैं लोग। हाँ, अच्छा, सरकार में ये NCRB के डाटा जब निकल के आते हैं तो सब यही चीख चीख के कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में जो है दलितों के ऊपर थोड़ा सा अत्याचार बढ़ा है, और मनुस्मृति वाली जो बातें कही जाती हैं कि मनुस्मृति लागू करने का दौर आ गया है, अब मनुस्मृति लागू होगी। साधु संतों ने तो मनुस्मृति को कह दिया है कि नहीं, अब संविधान ख़त्म करके, आपने कहा कि संविधान तो नहीं ख़त्म हो सकता, खैर, लेकिन वो हटा के लाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक सामाजिक धरातल पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दलितों पे अत्याचार बढ़ा है। क्या फिरोजाबाद में ये कंट्रोल में है या बढ़ा है? क्योंकि कुछ घटनाएं फिरोजाबाद से भी निकल के आई थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि फिरोजाबाद में या जब से आपने देखा है योगी जी की सरकार बनी है, आप पिछली सरकारों की तुलना कर लीजिए और इस समय की जो योगी जी की सरकार की तुलना कीजिए। सरकार में तो ये सुख मनाइए कि सोशल मीडिया था नहीं तो उसमें भी बहुत आता है। इसमें सोशल मीडिया का दौर है तो हर चीज़ निकल के आ जाती है। देखिए, इसमें निकल के आए थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय अत्याचार ज़्यादा थे, फिरोजाबाद में थे, पूरे प्रदेश में अत्याचार ज़्यादा थे। जब कहीं की कोई घटना आती थी आप लोगों के माध्यम से, तब मालूम पड़ती थी कि इतनी बड़ी घटना हुई है। माननीय योगी जी की सरकार बनने के बाद आप लोगों ने देखा होगा, लॉ एंड ऑर्डर जो है, गुंडा जो हैं, बदमाश टाइप के जो लोग हैं, कहीं आपको नज़र नहीं आते होंगे। आप आज रात्रि के 12 बजे भी आप कहीं से निकल के जाओगे तो आप सुरक्षित हो। पिछली जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं उनमें रात के 8 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाते थे, 7 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती थी। ये योगी जी की सरकार में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं के अत्याचार बढ़े या कम हुए। पहले लोग अपनी बात को कहने में भी डरते थे, FIR होने में समस्या आती थी। आज यदि कहीं जरा सी भी घटना हुई है, जरा सी भी बात हुई है, माननीय योगी जी की सरकार में उस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई हुई है, उस पर FIR भी हुई है। तो जब कार्रवाई हो रही है तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये घटना हुई है। पहले कार्रवाई नहीं होती थी, धमका के बैठा दिया जाता था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि पहले मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, अब एक्टिव है और लोग भी जागरूक हो गए, तो संख्याएं आपको ज़्यादा दिख रही, लेकिन पहले से ज़्यादा थी। पहले ज़्यादा थी, आज नथिंग है, न के बराबर है। मैं बेसिकली यहाँ कवर करने आया था शैलेन जी का। शैलेन कोरी जो MBBS के छात्र थे, तो उसमें आपका प्रयास रहा है, यहाँ पे पता चला है मुझे सारी चीज़ें, और आपने अपने सीमाओं से बढ़ के काम किया, वहाँ पे समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप कल डेलीगेट लेके गए थे या आपने मुख्यमंत्री जी से बात की, तो वहाँ ऐसा क्या बात हुई कि कल यहाँ पे धरना समाप्त हुआ है? 2 दिन के लिए जो धरना समाप्त किया गया, वो मुख्यमंत्री जी वाला थोड़ा सा अगर रिवील कर दें, लोगों को पता चल जाए, आपके भी लोगों को, हम लोगों को भी पता चल जाए, क्या बात हुई थी जो ये सब खत्म हुआ? देखिए, माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी, मैं, हमारे विधायक सदर फिरोजाबाद अनीस असीजा जी, वृंदावन लाल गुप्ता जी, हम चारों लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। पूरे विषय को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। पूरे विषय की जानकारी उनको भी थी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे, उसको न्याय मिलेगा, शैलेंद्र को न्याय मिलेगा। मैं हूँ, जो वहाँ की जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सुप्रीम पावर नहीं है, उनके खिलाफ बहुत कुछ सुनने को मिला। प्रिंसिपल सुप्रीम पावर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा, प्रिंसिपल सुप्रीम पावर नहीं है, वहाँ DM है, कप्तान है, उनके बाद फिर मैं हूँ। यदि वहाँ से यदि कहीं भी जरा सी भी रत्ती भर भी गड़बड़ हुई तो मैं हूँ। उन्होंने इस बार को 3 बार कहा, मैं हूँ और परेशान मत हुई, किसी भी कॉस्ट पर पीड़ित परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात कही, और तत्काल यहाँ DM कप्तान के द्वारा एक SIT का गठन हुआ।
एसआईटी के गठन में पूरी तरह से डीएम और एसपी से भी मेरी भी बात हुई। उन्होंने परिवार के मुखिया को बुलाया, शैलेंद्र के हाँ मैं भी था, शैलेंद्र के पिता को उन्होंने समझाया, पूरी बात बताई कि आप जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा पूरे उसमें आप साथ रहेंगे, आपको पर डे हम अपनी रिपोर्टिंग भी देंगे कि हम इन बिंदुओं पे बात जांच कर रहे हैं। आपको कोई ऐसा लगता है कि ये बिंदु इसमें और ऐड किया जाए तो उस बिंदु को भी आप ऐड करा सकते हो और उस पर पूरी तरह से हम जांच करेंगे और जो दोषी है उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एक चीज़ बताए भैया कि जो सुनीता जी हैं और वो 5 लोग और हैं जो जो दोषी कहे जा रहे हैं, स्थानांतरण सही है या उनका ये सस्पेंशन ज़्यादा सही है क्या? देखिए अभी आज एक तो शासन से एक जांच कमेटी आई है, एसआईटी या लोकल के स्तर पर गठित हुई है। स्थानांतरण और जो भी वो है निलंबन है, जिस तरीके से ये जांच कमेटी में जो भी आता है तत्काल 24 घंटे में, 24 घंटे नहीं लगेंगे, जांच कमेटी की रिपोर्ट के तत्काल 24 घंटे में उसका सस्पेंशन हो जाएगा। अक्सर दूसरे विभागों में देखा गया है कि जैसे एप्लीकेशन पहुंची दोषी को सस्पेंड कर दिया जाता है, इसके बाद जांच शुरू होती है। इसमें इतना ये लोग विलम्ब क्यों प्रशासन कर रहा है? फिर देखिए कुछ वंदे भी हो सकती हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है कि विलम्ब किया है, तत्काल उसी समय एफआईआर हुई और उनको लंबी छुट्टी पर शासन ने उनको भेजा है। और लंबी छुट्टी का मतलब ये है कि अब उनका मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएंगे। कह रहे थे कि पीड़ित के पिताजी कह रहे थे कि उन किसी से बात हुई थी, उनकी सक्षम अधिकारी से बात हुई, उनका मैं 8 दिन की छुट्टी पे भेज दे रहा हूँ। नहीं, मैं देखिए 8 दिन की छुट्टी नहीं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उस दिन बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इसको लंबी छुट्टी पे भेजा गया है और भी दूसरे लोगों ने भी कहा कि इनको, डीएम साहब ने भी कहा कि इनको लंबी छुट्टी पे भेजा गया है। और वो जो क्लर्क जिनकी दम पे वो जो उगाही करता, कोई भी नहीं बचेगा जो दोषी है, एक भी नहीं बचेगा, चाहे क्लर्क हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे फैकल्टी कोई भी हो, एक भी नहीं बचेगा। तो कल आपके समझ से बात हुई है कि 2 दिन में ही डिसीजन आ जाएगा पूरा? देखिए 2 दिन में डिसीजन आ जाएगा। जब परिवार को ये लगेगा कि हाँ कार्रवाई हो रही है, परिवार संतुष्ट है, तो वो अपना धंधा नहीं करे। कल उन्होंने कहा है कि 2 दिन में अगर हमें समय दे दीजिए। ये डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने कहा है, ऊपर वहाँ पे गए, डीएम साहब थे और कप्तान साहब थे, दोनों ने कहा कि आप 2 दिन तो कम से कम रुकिए। और उन्होंने शासन में पुनः डीएम साहब ने द्वारा भी बात की है, उसका रिजल्ट आ जाएगा 2 दिन में और जो भी है बिल्कुल न्यायिक होगा। दोषी कोई बचेगा नहीं और निर्दोष कोई फंसेगा नहीं। दोषी कोई बचेगा नहीं, निर्दोष कोई फंसेगा नहीं। लेकिन सुनीता जी के खिलाफ बहुत चीज़ें कल वहाँ पे पता चली। उन्होंने कोविड के टाइम पे भयंकर अपना किया है और कहने को ये भी आ रहा, सुनने में आ रहा है कि जो वहाँ की सरकारी मशीनें हैं वो किसी और जगह उन्होंने शिफ्ट कर रखी हैं, वहाँ किराए पे उठा रखी, क्या है। और यहाँ के लोगों से धन उगाही भी होती है बहुत ज़्यादा। और एक कोई संस्था है A2 करके, कोई संस्था, कौन सी संस्था थी याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ के लोगों को उन्होंने पैसे भी लिए हैं भर्ती करने के लिए और किसी को भर्ती भी नहीं दी है शायद, ऐसा कुछ सुनने में आया। संस्था का नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा। देखिए शासन के द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी माननीय योगी जी के द्वारा, माननीय ब्रजेश पाठक जी के द्वारा भेजी गई है। उसमें जो भी बात निकल के आएगी वही सब होगी, वो जो भी उनके खिलाफ बात निकल के आएगी उसको वो पत्थर की लकीर है। माननीय योगी जी इतने सख्त हैं कि किसी भी दोषी को बिल्कुल भी नहीं बख्शते हैं। इस बात को आप सब लोग जानते हैं कि यदि वो दोषी है तो किसी भी कोई भी ताकत उसको बचा नहीं पाएगी। बुलडोजर चलेगा फिर। सुनीता जी घर में बुलडोजर चलेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। माननीय योगी जी संगीता ने जाना, माननीय योगी जी किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा था, मैं हूँ, परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ठीक है, अच्छा तो अब मैं किनसे बात करूंगा आगे? अगली बार जब मुलाकात होगी तो आप, अभी तो नगर अध्यक्ष हैं, जल्दी मुलाकात होगी, खैर मुलाकात की बात नहीं करते हूँ। क्या मैं भावी विधायक जी से बात कर रहा हूँ क्या? ये संगठन का निर्णय होगा, जो भी होगा। मैं भावी विधायक नहीं, मैं केवल कार्यकर्ता हूँ। चुनाव का तो भी कोई समय ही नहीं है। 17 में टिकट मांगे थे, 22 में नहीं मांगे, फिर 22 में भी नहीं मांगा, फिर मैंने 22 में नहीं मांगा। 27 की तैयारी, मैं अध्यक्ष था तो मैंने फिर दोबारा टिकट नहीं मांगा। 27 की तैयारी तो कर रहे होंगे? देखिए हम तो लगातार चुनावों की तैयारी में ही रहते हैं। हम तो अभी भी हमारा निकाय के चुनाव की तैयारी है लगातार। व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ। व्यक्तिगत तो हम पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो निर्णय लेगी। समाज बहुत है, आप बहुत समाज है, मतलब फिरोजाबाद में अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन कुली समाज की बहुत है जिससे आप बिलोंग करते हैं। तो मन में तो होगा ना कि नहीं, हम लोगों को भी लगता है कि बुंदेलखंड में और इधर
काफ़ी जगह बुंदेलखंड में तो खैर समाज के विधायक बहुत हैं, बीजेपी से ही खासकर हैं, तो क्यों ना इस रीजन में भी फिरोजाबाद, टुंडला, इटावा, औरैया के रीजन में भी एक समाज का तो कोई व्यक्ति विधायक हो। देखिए, संगठन का जो आदेश होगा, हर आदमी की इच्छा होती है मैं विधायक बन जाऊँ, मैं सांसद बन जाऊँ, ऐसी मेरी भी इच्छा हो सकती है। ग्राउंड में लोग कह रहे थे कि भैया अगर विधायक बनेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, अब लोगों की इच्छा है, वो तो लोगों की दुआएं हैं प्यार है, तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो होगा। मेरी इच्छा तो केवल संगठन के साथ काम करने की है। जो संगठन निर्णय करेगा, जो आदेश करेगा, मैं उस पर काम करूँगा। ठीक ठीक। तो मेरी तरफ से और कबीर न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अग्रिम भविष्य के लिए, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महानगर जिला अध्यक्ष राकेश अंखवार जी, जिन्होंने बताया कि कैसे राजनीति में आए, और क्योंकि आरएसएस में वो पहले से शाखा ले रहे थे, उसके बाद उन्होंने 2014 के बाद फिर राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाना चाहा। शैलेन के बारे में भी हम लोगों की बात हुई। शैलेन के बारे में आप मुख्यमंत्री जी से मिले और काफ़ी न्याय की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए कल बहुत एक अहम मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन परिवार को कानून पे थोड़ा सा भरोसा रखना होगा, योगी जी पे थोड़ा सा भरोसा रखना होगा। ऐसे और लोगों से हम आपको मिलाते रहेंगे। तब तक बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।